आज के इस वीडियो में टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के हम अलग अलग मेथड्स की बात करेंगे, विधियों की बात करेंगे। जानेंगे कि सोशल साइंस को किन किन तरीकों से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, वो विधियां क्या है, तरीके क्या हैं, और एक क्वेश्चन सीटेट में भी आते हैं। और फ्यूचर में जब आप टीजीटी सोशल साइंस के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए एज ए सोशल साइंस टीचर आप किन किन विधियों के द्वारा बच्चों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब के जब एग्जाम देंगे तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियां। तो देखिए, जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं, सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं, तो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का उद्देश्य, इसका पढ़ाने का उद्देश्य केवल बच्चों को तथ्यों का ज्ञान कराना नहीं है, साथ ही साथ बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल अवेयरनेस, नेशनल इंटीग्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये सारी चीजें डेवलप करनी होती है। तो इसीलिए सोशल साइंस टीचिंग में अलग अलग मेथड्स का प्रयोग किया जाता है ताकि इस सारी जो स्किल्स हैं बच्चों में डेवलप की जा सके। अभी मेथड्स कौन कौन से हैं उसको भी देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल 15 मेथड्स की बात करेंगे। कौन कौन से मेथड है? लेक्चर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, डिस्कवरी मेथड, इंक्वायरी मेथड, फिल्टरिंग मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, स्टोरी मेथड, रोल प्ले मेथड, डिबेट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड, मैप मेथड एंड सोर्स मेथड। अब एक एक करके हम इन मेथड्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लेक्चर मेथड की बात करते हैं तो देखिए, इस मेथड के बारे में हम जानते हैं कि मेन रोल किसका होता है? टीचर का होता है। जब टीचर टॉपिक पढ़ाता है तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, टीचर बच्चों को बताता है। तो मेन रोल टीचर का होता है, बच्चों का काम केवल यहाँ पे सुनने का होता है। इसमें टीचर क्या करता है? किसी विषय का मौखिक रूप से क्रमबद्ध एवं विस्तृत वर्णन करता है और बच्चे क्या करते हैं? उसको ध्यान से सुनते हैं। तो अगर हम इस मेथड्स की बात करें तो दिस मेथड इज मोर यूजफुल इन टीचिंग द प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स की नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास के जो सिद्धांत होते हैं उसको बताने के लिए, समझाने के लिए विधि बहुत ज्यादा उपयोगी है। और इसके प्रोसीजर की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। टीचर आता है, टॉपिक का इंट्रोडक्शन देता है, उसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको एक्सप्लेन करता है और उसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ उदाहरण भी देते हैं, चार्ट्स भी दिखाते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। और रिकैप्चुलेशन लास्ट में करते हैं, किससे? क्वेश्चन आंसर बच्चों से पूछते हैं ताकि ये समझ में आ सके कि बच्चों ने कितना सीखा है, कितना समझा है। तो इसमें मेन रोल किसका होता है? टीचर का होता है। मेरिट्स की बात करें तो कम समय में अधिक विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई जा सकती है। अगर क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है तो उनको पढ़ाने के लिए विधि काफी यूजफुल होती है। और कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स कैन बी एक्सप्लेन, जटिल एवं अमूर्त विषयों की सरल व्याख्या की जा सकती है। पाठ्यक्रम को समय से पूरा किया जा सकता है और शिक्षक अपने अनुभव एवं ज्ञान का लाभ विद्यार्थियों को दे सकता है। डिमेरिट्स की बात करें तो यहाँ पे मेन रोल टीचर का होता है। जो विद्यार्थी है, ठीक है, बिकम्स पैसिव लिसनर, कि विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता बन जाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उपेक्षा की जाती है क्योंकि क्लास में अलग अलग बच्चे हैं, सबके पढ़ने का, सीखने का अलग अलग तरीका होता है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ टीचर सेंटर्ड मेथड है, टीचर बोलेगा बच्चा सुनेगा, तो इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ओवरलुक्ड। रोट लर्निंग इज इनकरेज, कि रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। और द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इज लिमिटेड। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि ये तो मेन जो यहाँ पे रोल है टीचर का है, बच्चों का काम केवल सुनना होता है। तो इसलिए स्टूडेंट पार्टिसिपेशन रिमेन्स लिमिटेड, कि विद्यार्थियों की सहभागिता बिल्कुल सीमित होती है। क्वेश्चन आंसर मेथड की अगर हम बात करें तो अगर क्वेश्चन आंसर मेथड में हमें पता है कि जब क्लास में क्या होता है कि टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, बच्चे उसका आंसर देते हैं, और बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो टीचर उसका आंसर देते हैं, मतलब दोनों का बराबर पार्टिसिपेशन होता है। तो इस विधि में शिक्षक प्रश्न पूछता है तथा विद्यार्थी उत्तर देकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, और बच्चे भी प्रश्न पूछते हैं और टीचर उसका उत्तर देता है ताकि बच्चों को सही नॉलेज हो सके। तो दिस डेवलप द स्टूडेंट एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड एंड आंसर, कि इससे विद्यार्थियों की सोचने, समझने और उत्तर देने की क्षमता विकसित होती है। और दिस मेथड इज मोर यूजफुल इन स्टार्टिंग न्यू लेसन, रिवीजन एंड इवेल्युएशन। देखिए, जब हम कोई भी नया पार्ट स्टार्ट करने जाते हैं ना तो सबसे पहले सोचते हैं कि अच्छा पहले ये तो देख लें कि इस बारे में बच्चों को, इस पार्ट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है कि नहीं है। तो उससे रिलेटेड जो प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन है बच्चों से पूछे जाते हैं। मान लो आप बच्चों को अगर मार्केट के बारे में पढ़ा रहे हो,
ठीक है, सोशल साइंस में। तो ये तो जानोगे ना कि बच्चों को अपने आसपास की जो मार्केट है उसके बारे में पता है कि नहीं पता, जो दिल्ली की जो और मार्केट है उनके बारे में, उनके नाम के बारे में पता है कि नहीं पता, मार्केट में क्या क्या मिलते हैं, कौन सी दुकानें हैं, बच्चों को पता है कि नहीं पता, तो उससे रिलेटेड आप प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है, तो ये विधि नए पाठ के प्रारंभ, पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन में अधिक उपयोगी है। प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले असेसिंग प्रीवियस नॉलेज, बच्चों का पूर्व ज्ञान की मतलब जांच करते हैं। आस्किंग क्वेश्चन, बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं और उनके उत्तर प्राप्त करते हैं, और अगर उत्तर में किसी तरह की कोई कमियां हैं तो आप उसको सुधार करते हैं। और ड्राइंग कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालते हैं ताकि बच्चों को एक्चुअल जो चीजें हैं वो पता चल सके। मेरिट्स की बात करें तो यहाँ पर बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होती है, जिज्ञासा एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है, सीखने की रुचि बनी रहती है बच्चों में, शिक्षक को विद्यार्थियों की समझ का तत्काल पता चल जाता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन के लिए ये जो विधि है प्रभावी है, ताकि ये समझ जा सके कि जो बच्चों को पढ़ाया बच्चा सीख रहा है कि नहीं। डीमेरिट्स की बात करें तो इसमें टाइम बहुत लगता है, बड़े वर्ग में प्रभावी ढंग से लागू करना कठिन होता है। मान लो अगर क्लास में 50 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट, तो आप किससे किस क्वेश्चन पूछने मतलब पूछोगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो फिर इसको अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सभी विद्यार्थी उत्तर देने में समान रूप से भाग नहीं लेते, कुछ हाथ ऊपर करते हैं तो कुछ हाथ ऊपर नहीं करते। ठीक है, और वीकर एंड शाय स्टूडेंट में गेट लेफ्ट बिहाइंड, कि कमजोर एवं संकेचित जो विद्यार्थी, हर क्लास में आप देखते हैं कुछ तो आंसर देते हैं, कुछ बच्चे हमेशा अपना हेड डाउन कर लेते हैं ताकि उसे ना पूछा जाए, तो कमजोर एवं संकोचित विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं। और शिक्षक की प्रश्न पूछे की जो दक्षता पर ये अत्यधिक निर्भर करता है। मान लो शिक्षक की बात करें, अगर उसके प्रश्न पूछने का जो कौशल है अच्छा है तभी तो अच्छे क्वेश्चन पूछेगा, अगर मान लो नहीं है तो फिर अच्छे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, और जब क्वेश्चन ही अच्छे नहीं रहेंगे तो बच्चों को चीजें समझ में आएंगी कैसे। ठीक है, तो ये टीचर की स्किल पे भी डिपेंड करता है। डिस्कशन मेथड की बात करें तो आपको इस मेथड के बारे में पता है कि किसी भी टॉपिक में क्लास में डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, बच्चे अपने उस टॉपिक के बारे में अपने जो विचार है वो एक दूसरे को बताते हैं। तो इससे क्या होता है, फायदा क्या है कि मान लो किसी टॉपिक के बारे में अगर किसी के पास पहले से गलत इंफॉर्मेशन है तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इन दिस मेथड द टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कस अ टॉपिक टुगेदर, कि इस मतलब इस विधि में किसी विषय पर शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर विचार विमर्श करते हैं। इस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी किसी विषय पर सामूहिक रूप से चर्चा करते हैं। सभी जो पार्टिसिपेंट है अपने विचार, तर्क एवं अनुभव साझा करते हैं। तो इसमें क्या होता है, विषय की गहन जो समझ है बच्चों में विकसित होती है। अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं डिस्कशन के, चाहे हम डेमोक्रेसी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सोशल प्रॉब्लम्स की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, मतलब अलग अलग इशू हो सकते हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। प्रोसेस क्या है इसका, सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। सबसे पहले अगर डिस्कशन की हम बात करें तो उसके लिए मान लो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कल की क्लास में डिस्कशन करवाना है बच्चों से किसी में, तो आज ही आपको बच्चों को बताना पड़ेगा कि जो ये वाला टॉपिक है इस पे हम डिस्कशन करेंगे, तो टॉपिक का जो है सिलेक्शन करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में जाके एक सामूहिक चर्चा होगी, प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया, अलग अलग बच्चे उस पर अपने आइडियाज जो है प्रेजेंट करेंगे, और लास्ट में एक कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे कि इस टॉपिक से हमने क्या सीखा, कि क्या नई इंफॉर्मेशन हमें पता चली। ठीक है, मेरिट्स की बात करें, ईस्ट फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करती है। इट प्रमोट्स लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, तार्किक एवं आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलता है। संचार एवं अभिव्यक्ति कौशल विकसित होते हैं। सहयोग एवं सहिष्णुता की भावना विकसित होती है। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव, कि विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने का अवसर मिलता है। अलग अलग बच्चा है, टॉपिक के बारे में सबके अपने अपने दृष्टिकोण हो सकते हैं, तो सबको समझने का अवसर मिलता है। डीमेरिट्स की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम की जरूरत होती है, विषय से भटकने की संभावना होती है। अगर हम देखें कि अगर डिस्कशन में अगर टीचर ध्यान ना दे या बच्चे भी ध्यान ना दे तो टॉपिक से भी भटक सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट कुछ और किया, बच्चा कहीं और भी जा सकता है, तो एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। और नॉट ऑल स्टूडेंट पार्टिसिपेट इक्वली, हर स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ग्रुप डिस्कशन में मतलब जो शाई होते हैं वो इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। मेंटेनिंग डिसिप्लिन कैन बी चैलेंजिंग, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जब क्लास में इस तरह का डिस्कशन हो तो डिसिप्लिन को मेंटेन करना। और विदाउट एफिशिएंट मैनेजमेंट द डिस्कशन इज नॉट इफेक्टिव, कुशल संचालन के बिना
चर्चा प्रभावी नहीं हो। तो इसलिए यहाँ पे टीचर का भी रोल होता है कि जो इस तरह का ग्रुप डिस्कशन हो तो उसको सही से मैनेज करना, ताकि जो बच्चा है टॉपिक से भटके ना, क्लास डिसिप्लिन रहे और जो डिस्कशन है अच्छे से हो सके। प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं तो आपके टीचर्स ने भी आपको स्कूल टाइम में प्रोजेक्ट दिए होंगे, आप चाहे इंडिविजुअल चाहे आप उसको ग्रुप में बना के लाते होंगे। तो एक स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है, इस मेथड को किसने दिया था? विलियम हर्ट किलपैट्रिक ने दिया था। इसमें विद्यार्थी वास्तविक जीवन की समस्याओं पर कार्य करके मतलब ज्ञान प्राप्त करते हैं, खुद से करते हैं, सीखते हैं। इसमें विद्यार्थी किसी विषय पर योजना बना के जानकारी एकत्रित करके तथा कार्य पूरा करके सीखते हैं। और इसमें मेन क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके सीखना। और अलग अलग जो परियोजना की बात करें, प्रोजेक्ट की बात करें, अलग अलग टॉपिक बच्चों को दिए जा सकते हैं, चाहे पॉपुलेशन की बात करें, पॉल्यूशन की बात करें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, विलेज स्टडीज की बात करें, अलग अलग टॉपिक है, ठीक है, वो दिए जा सकते हैं। प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर उसकी प्लानिंग करना, फिर उसको एक्सक्यूट करना, फिर उस पर रिपोर्ट राइटिंग लिखना, लास्ट में इवैल्यूएशन। ठीक है, देखना कि प्रोजेक्ट कितना अच्छा रहा या नहीं, जिन ऑब्जेक्टिव को लेके प्रोजेक्ट बना था क्या वो सक्सेसफुल रहे कि नहीं रहे। मैरिज की बात करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग, ये करके सीखने पर आधारित है, वास्तविक जीवन से सीखने का अवसर प्रदान करती है क्योंकि बच्चा इसमें खुद से करके सीखता है। आत्मनिर्भरता एवं उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है, जब आप खुद से करोगे चीजें तो फिर क्या होगा? सेल्फ रिलायंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भावना आप में डेवलप होगी। इट प्रमोट्स कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट बच्चों को ग्रुप में दिए जाते हैं, बच्चे आपस में मिलकर इसको करते हैं। इट डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड क्रिएटिविटी, की समस्या समाधान एवं सृजनात्मक का विकास होता है। समस्या समाधान इसलिए क्योंकि प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो एक टास्क के रूप में मिलता है, एक प्रोजेक्ट के रूप में मिलता है, जब आप उसको कर लेते हैं इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके, तो एक तरह से आप में मतलब किस किन किन तरीकों से आप कर रहे हो, आपके करने के अपने तरीके हो सकते हैं। तो क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। डिमेरिट्स की बात करें, इट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड रिसोर्सेज, अधिक समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है, सभी विषयों पर समान रूप से लागू नहीं होता, हर विषय पर प्रोजेक्ट नहीं बनाए जा सकते, मूल्यांकन करना अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है, सभी विद्यार्थियों का समान योगदान सुनिश्चित करना भी कठिन हो जाता है। मान लो 4 बच्चों के ग्रुप को दे दिया बनाने के लिए, हो सकता है 3 काम करें, 1 ना करे ज्यादा। ठीक है, शिक्षक को अधिक योजना एवं मार्गदर्शन देना पड़ता है। ठीक, इसमें क्या है टीचर का? टीचर नीड टू प्रोवाइड मोर प्लानिंग, ठीक है, क्योंकि बच्चे क्लास में ज्यादा हो तो, और गाइडेंस। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बात करते हैं, समस्या समाधान विधि। ठीक है, तो ये अगर इस मेथड की बात करें तो इट इज ओरिजिनल फाउंडर आर सोक्रेट एंड सेंट थॉमस। ठीक है, कि इसके मूल जनक कौन है? सुकरात और सेंट थॉमस है। आधुनिक समय में इसको जॉन डेवी ने इनको डेवलप किया। ठीक है, तो इन दिस स्टूडेंट आर एनकरेज टू फाइंड द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम देमसेल्फ, इसमें विद्यार्थियों को किसी समस्या का समाधान स्वयं खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है कि उनको कोई भी एक टॉपिक दिया जाता है, कोई भी एक टास्क दिया जाता है, कोई भी एक पजल्स टाइप में दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसका जो प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप खुद से खोजो। अब मान लो मैथ्स है तो मैथ्स में बच्चों को कोई एक क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, बच्चा आप इसको खुद से करके लाओ, इसका आंसर क्या होगा आप खुद से सोचो। तो दे अराइव एट अ सॉल्यूशन बाय एनालाइजिंग द फैक्ट्स, कि वह तथ्यों का विश्लेषण करके उसका समाधान तक पहुंचते हैं। इससे तार्किक एवं वैज्ञानिक चिंतन का विकास होता है। अलग अलग टॉपिक्स हो सकते हैं, ठीक है, चाहे बेरोजगारी की बात करें, गरीबी की बात करें, प्रदूषण की बात करें, सामाजिक समस्याओं की बात करें, तो इन टॉपिक्स के लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है, बच्चों से कहा जा सकता है कि एक मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में, टास्क के फॉर्म में, पॉवर्टी के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बच्चों को दिया जा सकता है। अब ये क्यों है, क्या है, आप इसके बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन लेके आओ। ठीक है, प्रोसीजर की बात करें तो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले समस्या की पहचान करना। ठीक है, उसके बाद उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करना, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, फिर देखना कि हाइपोथेसिस बनाना कि अच्छा ये भी देखना है कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं उस समस्या के। ठीक है, फिर टेस्टिंग हाइपोथेसिस, उन परिकल्पनाओं का परीक्षण करना कि मान लो आपने 3-4 परिकल्पना बनाई कि हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, ये रीजन हो सकते हैं, रीजन नहीं हो सकते, और फिर बाद में जब आपने इंफॉर्मेशन जब आपने कलेक्ट की, उसको आप जब एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल रीजन क्या है। तो कंक्लूजन पर हम आएंगे।
मेरिट्स की बात करें, फोस्टर लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग, तार्किक एवं वैज्ञानिक चिंतन का विकास करती है। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन स्टूडेंट, की विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमता विकसित होती है, क्योंकि ये टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है, विद्यार्थी केंद्रित विधि है, तो यहाँ पे मेन रोल बच्चों का होता है, उनको खुद से करके सीखना होता है। इनहेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आत्मविश्वास एवं निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाती है। वास्तविक जीवन की समस्याओं से बच्चों को जोड़ती है, बच्चा देखता है कि उसके आसपास क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, और बच्चा उनके बारे में फिर जानकारी एकत्र करता है और एक कंक्लूजन पे पहुंचता है। एनकरेज एक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग, सक्रिय एवं अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करती है। सक्रिय क्यों? क्योंकि बच्चों का रोल इसमें मेन होता है, ठीक है। और अगर मीनिंगफुल की बात करेंगे तो बच्चा खुद से सर्च करता है और फिर मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। डीमेरिट्स की बात करें, इसमें टाइम बहुत लगता है, ये सभी विषयों और कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, इसमें कुशल शिक्षक एवं उचित योजना की आवश्यकता होती है, संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है, कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। डिस्कवरी मेथड की बात करेंगे, खुद से खोदना, खुद से सीखना, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर हम 1857 के रिवोल्ट की बात करें, 1857 की जो क्रांति की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे अगर बच्चों को आपको उसके बारे में अगर बताना है, पढ़ाना है, तो इस विधि से आप कैसे पढ़ाओगे? आप बच्चों को कुछ आर्टिकल्स दे दोगे, आप बच्चों को कुछ बुक्स दे दोगे, न्यूज़पेपर की कटिंग्स दे दोगे, और आप बच्चों से कहोगे कि अच्छा अब आप सर्च करो, बताओ कि 1857 का जो क्रांति है क्यों हुई थी, इसके जो मेन मेन जो लीडर्स थे कौन कौन थे। तो अब बच्चों को दे दो, बच्चा उन आर्टिकल्स को पढ़ेगा, बुक्स को पढ़ेगा, लाइब्रेरी में जाएगा और फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करेगा। इसी तरह से मान लो अगर हम जियोग्राफी पढ़ाए तो वहाँ पे हम वेदर के बारे में बता सकते हैं कि आप अलग अलग स्टेट बच्चों को दे सकते हो कि अच्छा तुम ये देखो कि किस स्टेट में कौन किस तरह का वेदर होता है, किस मंथ में क्या टेम्परेचर होता है, तो बच्चा खुद से खोज करेगा, सीखेगा। तो इसलिए यह एक विद्यार्थी केंद्रित विधि है। इन दिस स्टूडेंट देमसेल्फ डिस्कवर फैक्ट्स प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट, शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका में होता है, इस विधि में विद्यार्थी खुद से खोजकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। मेरिट्स की बात करें तो एनकरेज सेल्फ लर्निंग, स्वाधिगम को प्रोत्साहित करती है, जिज्ञासा एवं खोज की प्रवृत्ति विकसित होती है, ज्ञान दीर्घ काल तक स्मरण में रहता है, क्योंकि जब आप खुद से करते हैं ना तो नॉलेज आपकी लाइफ टाइम रहती है। इट डेवलप्स क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, सृजनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास एवं स्वतंत्रता बढ़ती है। डीमेरिट्स की बात करें, टाइम बहुत लगता है, सभी विषयों और सभी आयु वर्ग के लिए उपयोगी नहीं है, छोटे बच्चों को नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। इसमें शिक्षक को सावधानी पूर्वक योजना एवं मार्गदर्शन करना पड़ता है, इसमें संसाधनों एवं शिक्षक सामग्री की जो अधिक आवश्यकता हो सकती है, और उचित मार्गदर्शन ना मिलने पर गलत निष्कर्ष पर भी पहुंचने की संभावना होती है। तो ये सारे क्या है, इसके डीमेरिट्स हैं। अब हम बात करते हैं इंक्वायरी मेथड, अन्वेषण विधि। तो इंक्वायरी मेथड क्या है? तो देखिए नाम से पता चलता है, इंक्वायरी मतलब इंक्वायरी करना, क्वेश्चंस करना, और क्वेश्चन आंसर के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है। तो दिस इज अ स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड, यह एक विद्यार्थी केंद्रित विधि है, इसमें विद्यार्थी किसी प्रश्न, समस्या या जिज्ञासा के आधार पर जानकारी एकत्रित करते हैं। मान लो बच्चों को एक सिंपल सा टास्क दे दो कि आपको पता करना है कि आपके स्कूल में कितने टीचर है, उन टीचर में मैथ्स के कितने टीचर हैं, सोशल साइंस के कितने टीचर हैं, ड्राइंग के कितने टीचर हैं, स्पोर्ट्स के कितने टीचर हैं, हिंदी के कितने टीचर हैं, संस्कृत के कितने टीचर हैं। तो अब बच्चा क्या करेगा? जाएगा, अलग अलग टीचर से बात करेगा, मतलब इंक्वायरी, और उसके थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। और इसी तरह से बच्चों को आप ये भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि अच्छा पता करके लाओ कि किस टीचर की कितनी क्वालिफिकेशन है। तो दे एनालाइज द एविडेंस ऑफ obtain एंड ड्रॉ कंक्लूजन, कि वे प्राप्त प्रमाणों का विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। इट फोस्टर्स अ रिसर्च ओरिएंटेड एंड साइंटिफिक अप्रोच, और यह ऐतिहासिक स्रोतों, मानचित्रों एवं आंकड़ों के अध्ययन में अधिक उपयोगी है। मेरिट्स की बात करें तो क्यूरियोसिटी एंड साइंटिफिक आउटलुक डेवलप इन द स्टूडेंट, की विद्यार्थियों में जिज्ञासा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल आर डेवलप्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज, समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है, और ज्ञान स्थायी एवं अर्थपूर्ण बनता है। लेकिन कुछ डिमेरिट्स भी हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इट रिक्वायर्स अ ट्रेन टीचर, ताकि बच्चों को इस बारे में अच्छे से समझाया जा सके, बताया जा सके, और सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं होती, और इनमें संसाधनों की आवश्यकता होती है। फील्ड ट्रिप की बात करें, एक्सकर्जन की बात करें, तो फील्ड ट्रिप स्कूल टाइम में भी आप करते थे, कई बार लोकल फील्ड ट्रिप होते हैं, कई बार आप
आउट ऑफ स्टेशन भी जाते हैं। तो अगर हम फील्ड ट्रिप की बात करेंगे तो इसमें हम कहाँ कहाँ जाते हैं, चाहे हम नेचुरल प्लेसेस की बात करें, आप मतलब चाहे हम मान लो नैनीताल चले गए, आप शिमला चले गए, देहरादून चले गए, आप मध्य प्रदेश चले गए, छत्तीसगढ़ चले गए, वहाँ का जो वनांचल क्षेत्र है, तो दिस साइट कैन बी नेचुरल हो सकती है, हिस्टोरिकल हो सकती है, आप कुतुब मीनार गए, लाल किला गए, आप ताजमहल गए, ठीक है, म्यूजियम हो सकता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल विजिट हो सकती है। तो ये अलग अलग तरीके, अलग अलग जगहें हो सकती हैं। विद्यार्थियों को इन स्थलों पर प्रत्यक्ष अवलोकन कराने के लिए ले जाया जाता है। जो आप अलग अलग जगह पे जाते हो, फील्ड ट्रिप पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। आप चीज़ों को देखते हैं और वहाँ पे चीज़ों को खुद से देखते हैं, ठीक है, विजिट करते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस होता है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है, इससे वे वास्तविक अनुभव द्वारा सीखते हैं। ठीक है, मेरिट्स क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा अधिगम होता है, विषय के प्रति रुचि बढ़ती है और अवलोकन एवं सामाजिक व्यवहार का विकास होता है, सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक अनुभव मिलता है। तो आप जब जाते हैं, खुद से देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, सीखते हैं, तो इस तरह की नॉलेज जो होती है, एक तो इंटरेस्ट भी डेवलप होता है और दूसरा इस तरह की नॉलेज जो होती है लॉन्ग टर्म तक रहती है, आपके दिमाग में हमेशा रहती है। डिमेरिट्स की बात करें तो देखिए, इस तरह की जो फील्ड ट्रिप होता है ना, काफ़ी खर्चीली होती है और इसमें टाइम भी बहुत लगता है, क्योंकि आप मान लो आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो पैकेज है 5,000 है, 10,000 उतना आपको देना पड़ता है, ठीक है, टाइम भी इसमें लगता है। और इसमें एक जो है कि मान लो आप जब एक ग्रुप में किसी जगह जाते हैं तो जो सिक्योरिटी का इशू रहता है, डिसिप्लिन का इशू रहता है, और ये सभी विद्यालयों के लिए या सभी विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं होता। तो इसमें मौसम एवं परिवहन पर निर्भरता भी रहती है, आप कहीं जा रहे हो वहाँ पे वेदर ठीक है कि नहीं है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है, टिकट अवेलेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो कुछ इसके डिमेरिट्स हैं। डेमोस्ट्रेशन मेथड की बात करें, प्रदर्शन विधि की बात करें, तो डेमोस्ट्रेशन के थ्रू बच्चों को दिखाना, समझाना। तो द टीचर इंस्ट्रक्ट बाय डेमोस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट, मॉडल्स, चार्ट, मैप और ग्लोब्स की। शिक्षक किसी वस्तु के बारे में बता रहे हो, आप डे नाइट के बारे में बच्चों को बता रहे हो, वेदर के बारे में बता रहे हो, तो आप किस तरह से उनको मतलब डेमोस्ट्रेट करोगे? तो आप चार्ट दिखाओगे, आप उनको वीडियोस दिखा सकते हो, ठीक है, आप उनको मॉडल दिखा सकते हो, ग्लोब दिखा सकते हो, तो इसके थ्रू आप बच्चों को पढ़ाओगे तो विद्यार्थियों को मानचित्र, पृथ्वी की गति, संसाधन आदि के विषय में पता चलता है। तो इससे सीखना अधिक स्पष्ट एवं प्रभावी बनता है, ठीक है। मेरिट्स की बात करें तो इससे जटिल विषय सरल हो जाते हैं, दृश्य सामग्री से सीखना आसान होता है, ठीक है, और मोर स्टूडेंट कैन बी टॉट इन लेस टाइम, की कम समय में अधिक विद्यार्थियों को सिखाया जा सकता है, इससे रुचि एवं ध्यान बना रहता है। लेकिन कुछ डिमेरिट्स भी हैं, इसमें विद्यार्थी अपेक्षाकृत निष्क्रिय रहते हैं, क्योंकि मेन रोल तो टीचर का होता है। इसमें उपकरण एवं सामग्री की आवश्यकता होती है, आपके पास इक्विपमेंट्स और मटेरियल होने चाहिए, बिना उसके आप कैसे इस मेथड के थ्रू बच्चों को पढ़ाओगे। और इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर कम ध्यान दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि मेन ध्यान किस पे है? जो आप मॉडल है, जो मैप्स है, ठीक है, जो वीडियो से आप उन पे देंगे। तो इफ देयर आर मैनी स्टूडेंट, नॉट एवरीवन कैन सी क्लियरली। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो आप एक मॉडल लाए हो, एक ग्लोब लाए हो, लेकिन क्लास में बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो अधिक विद्यार्थी होने पर वो स्पष्ट रूप से सबको दिखाई नहीं देता। तो ये कुछ इसके डिमेरिट्स हैं। स्टोरी मेथड की बात करेंगे तो कहानी विधि, मतलब हिस्ट्री को, सोशल साइंस को, अलग अलग जो टॉपिक्स है उसको कहानी के थ्रू बच्चों को पढ़ाना। तो कहानियां बच्चों को बहुत बचपन से ही पसंद होती हैं और कहानियों के द्वारा बच्चे जो है अच्छे से सीखते हैं। अब मान लो हिस्ट्री का कोई टॉपिक है, बच्चों को हिस्ट्री इतना थोड़ा बोरिंग लगता है, तो आप हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, अलग अलग इवेंट्स हैं, उसको एक स्टोरी के थ्रू बच्चों को समझा सकते हैं, ताकि बच्चा इंटरेस्ट लेके सीखे, समझे। तो दिस मेथड इज स्पेशली यूजफुल इन टीचिंग हिस्ट्री, की विधि इतिहास शिक्षण में विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है। इससे ऐतिहासिक घटना एवं महान व्यक्तियों के जीवन को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा? दिस इनहेंसेस द स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड मेमोरी, इससे विद्यार्थियों में रुचि एवं स्मरण शक्ति बढ़ती है। मैरिट्स की बात करें, सीखना रोचक एवं आनंददायक बनता है, कल्पना शक्ति एवं नैतिक मूल्यों का विकास होता है, ऐतिहासिक घटनाएं सरलता से समझ में आती हैं और विद्यार्थियों की रुचि बनी रहती है। डिमेरिट्स की बात करें तो सभी विषयों के लिए उपयोगी नहीं है, शिक्षक की कथन कला पर निर्भर करता है। मान लो अगर टीचर की बात करें, अगर उसकी स्टोरी टेलिंग जो एबिलिटी स्किल है अच्छी है, अलग अलग वॉइस निकाल सकता है, तब तो बच्चों को बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर टीचर की स्टोरी टेलिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं है, तो फिर बोरिंग हो जाता है। तथ्य एवं कल्पना में भ्रम हो सकता है, कई बार हो सकता है कि जो स्टोरी के थ्रू आप पढ़ाओगे तो जो फैक्ट्स जो होते हैं कई बार वहाँ पे गैप हो सकते हैं, ठीक है। रोल प्ले मेथड, रोल प्ले मेथड मतलब क्या है?
आप जैसे छोटे क्लासेस में आपने कभी ट्री बने होंगे, कभी हॉर्स बने होंगे, कभी पैरट बने होंगे, तो इस तरह से आप रोल प्ले करना और रोल प्ले के थ्रू सीखना। तो इन दिस स्टूडेंट एक्ट आउट अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर और सोशल रोल, कि इसमें विद्यार्थी किसी ऐतिहासिक पात्र या सामाजिक भूमिका का अभिनय कर सकते हैं। आपको गांधी जी का रोल दे सकते हैं, आपको सुभाष चंद्र बोस का रोल दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी एक करेक्टर का रोल दे सकते हैं। तो जब रोल देंगे तो आप उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो विद्यार्थी किसी व्यक्ति, घटना या परिस्थिति का अभिनय करके विषय को समझते हैं। इससे सामाजिक व्यवहार, संप्रेषण कौशल एवं सहानुभूति का विकास होता है। और इट इज यूजफुल फॉर टीचिंग अबाउट पार्लियामेंट, पंचायत एंड जुडिशरी, की संसद, पंचायत, न्यायालय आदि के शिक्षण में उपयोगी होता है। कई बार हम देखते हैं ना कि एक संसद ऑर्गेनाइज की जाती है स्कूल में, स्कूल पार्लियामेंट है, तो वहां पे भी तो आप रोल प्ले ही करते हैं, अलग अलग एमपीस का बात करें, एमएलए की बात करें, ठीक है। तो मेरिट्स की बात करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल आर डेवलप्ड, आत्मविश्वास एवं संप्रेषण कौशल का विकास होता है, सहानुभूति एवं सामाजिक कौशल विकसित होते हैं, लर्निंग बिकम्स एक्टिव एंड इंगेजिंग, कि सीखना सक्रिय एवं रोचक बनता है, और वास्तविक जीवन की जो परिस्थितियों का अनुभव मिलता है, कि अगर हम किसी कैरेक्टर के बारे में बात करें तो उस टाइम की क्या सिचुएशन थी, किस तरह से वो सरवाइव उसने किया होगा, तो ये सारी चीजें पता चलती हैं। डीमेरिट्स की बात करें, प्रिपरेशन टेक्स टाइम, तैयारी में समय लगता है, सभी विद्यार्थी भाग लेने में सहज नहीं होते, अनुशासन बनाए रखना कठिन हो जाता है, और बड़े वर्गों में कठिनाई होती है अगर मान लो क्लास में बच्चे ज्यादा हैं तो। डिबेट मेथड की बात करें तो किसी भी टॉपिक के पक्ष विपक्ष में बात करना, ताकि उस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से पता चल सके। और सोशल साइंस की बात करें तो इस मतलब इस सब्जेक्ट में ये जो मेथड से बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो इस विधि में विद्यार्थी किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग, एक्सप्रेशन स्किल एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ती है। डेमोक्रेसी, रिजर्वेशन एंड द यूनिफॉर्म सिविल कोड, द एनवायरमेंट एक्सेट्रा, मतलब ये अलग अलग टॉपिक होते हैं जिसपे बच्चे डिस्कशन कर सकते हैं। मेरिट की बात करें तो विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन एवं अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है, विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है। जब ग्रुप में बच्चा सबके सामने बोलता है तो अंदर का जो डर है खत्म होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, विद्यार्थियों को विभिन्न दृष्टिकोण समझने का अवसर मिलता है, और विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। डिमेरिट्स की बात करें तो विषय से भटकने की संभावना होती है, अक्सर डिबेट में हो सकता है कि आप टॉपिक से भटक सकते हैं। सभी विद्यार्थी सक्रिय भाग नहीं लेते, हो सकता है कि केवल कुछ बच्चे बोले, बाकी ना बोले। इसमें टाइम अधिक लगता है और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर टीचर ध्यान ना दे तो हो सकता है कई बार डिबेट में टॉपिक से ध्यान हट के आप सिर्फ हारने जीतने पे हो जाओ, तो इसमें विवाद हो सकता है। कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करें, सहकारी अधिगम की बात करें, जहाँ पे सभी बच्चे मिलकर सीखते हैं, तो इस विधि में विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में मिलकर कार्य करते हैं, वे एक दूसरे की सहायता करते हैं तथा सामूहिक रूप से सीखते हैं। इसमें सहयोग, उत्तरदायित्व और टीम भावना का विकास होता है। मेरिट्स की बात करें तो विद्यार्थियों में सहयोग एवं टीम भावना का विकास होता है, विद्यार्थियों में सामाजिक एवं नेतृत्व कौशल विकसित होते हैं, कमजोर विद्यार्थियों को सहायता मिलती है, और विद्यार्थियों में सहभागिता और उत्तरदायित्व बढ़ता है। डिमेरिट्स की बात करें तो सम स्टूडेंट में अवॉइड द वर्क, कुछ विद्यार्थी काम से बच सकते हैं, समूह प्रबंधन कठिन हो सकता है, मूल्यांकन में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि जब आप इस तरह के ग्रुप में बच्चा काम कर रहे हैं तो किसने अच्छा किया, किसने नहीं, और कुछ ने काम किया, कुछ ने नहीं किया, तो कई बार मूल्यांकन में कठिनाई हो सकती है। डिसिप्लिन रिलेटेड प्रॉब्लम में अराइज, की अनुशासन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मैप मेथड की बात करें तो मैप के थ्रू बच्चों को बताना, तो इसमें मानचित्र, ग्लोब एवं एटलस के द्वारा भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन कराया जाता है। बहुत बार सोशल साइंस की क्लास में टीचर आपसे कहते हैं ना कि अच्छा आप कल मैप लाना, मैप के थ्रू हम सिखाएंगे, पॉलिटिकल मैप क्या होता है, ज्योग्राफिकल मैप क्या होता है, तो इसमें मैप के थ्रू बच्चों को बताया जाता है, ठीक है। तो इसमें स्थानिक एवं मानचित्र कौशल विकसित होते हैं, बच्चों को अपने आसपास के एरिया के बारे में, वेदर के बारे में और इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। आसपास के जो नेबरहुड जो कंट्रीज हैं उनके बारे में पता चलता है, स्टेट्स के बारे में पता चलता है, जो अलग अलग कैपिटल्स हैं उनके बारे में पता चलता है, किस स्टेट की क्या मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके बारे में पता चलता है। मेरिट्स की बात करें, स्थानिक एवं भौगोलिक समझ विकसित होती है, स्थानों की पहचान आसान होती है, दृश्य अधिगम को बढ़ावा मिलता है क्योंकि यहाँ पे देख के सीखते हैं, स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है। डिमेरिट्स की बात करें तो मानचित्र पढ़ना सभी विद्यार्थियों के लिए सरल नहीं होता, कुछ इंटरेस्ट लेके सीखते हैं लेकिन कुछ बच्चा उनको दिक्कत होती है। मानचित्र एवं उपकरण की आवश्यकता होती है, छोटे बच्चों के लिए कठिन हो सकता है और केवल स्थान संबंधी विषयों तक सीमित ही रहता है। सोर्स मेथड की बात करें, स्रोत विधि की बात करें, तो देखिए द स्टडी इज
कंडक्टेड यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी हिस्टोरिकल सोर्सेज। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या होते हैं। देखिए प्राइमरी की बात करें तो मान लो प्राइमरी हो गया, आप कुतुब मीनार हो गया, ठीक है, तो ये बिल्डिंग क्या है, ये प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। कोइंस जो है वो भी प्राइमरी सोर्स है, उस टाइम के लिखे हुए जो लिटरेचर है वो भी प्राइमरी सोर्स हो सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्स मतलब प्राइमरी सोर्स को स्टडी करके जो सोर्सेस कोई राइटर लिखता है, ठीक है, उसको हम सेकेंडरी सोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बुक भी हो सकती है, आर्टिकल भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कुतुब मीनार की हम बात करते हैं या हड़प्पन टाइम की बात करते हैं, तो उस टाइम जो कोइन मिले थे, उस टाइम के जो सामान मिले थे वो प्राइमरी सोर्स हैं। लेकिन किसी राइटर ने उसके ऊपर अपनी बुक लिखी, ठीक है, उन कोइंस के ऊपर बुक लिखी, उस टाइम जो चीज़ें मिली थी उनके ऊपर बुक लिखी, तो बुक या आर्टिकल लिखेगा, तो आर्टिकल या बुक जो है वो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। तो दिस इंक्लूड इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स और रिकॉर्ड्स, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, किसमें शिलालेख, सिक्के, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व अवशेष, ये सारी चीज शामिल है। तो ये तो प्राइमरी हो गए, और इनके ऊपर जो आर्टिकल लिखे गए, बाद में बुक लिखे गए, वो सेकेंडरी हो गए, ठीक है। तो इससे प्रमाण आधारित अधिगम एवं ऐतिहासिक चिंतन का विकास होता है। मेरिट्स की बात करें, ऐतिहासिक तथ्यों की प्रमाणिक समझ विकसित होती है, आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक सोच विकसित होती है। इट एनकरेजेस एन एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च एंड इंक्वायरी, इट मेक्स द स्टडी ऑफ हिस्ट्री रियलिस्टिक एंड इंगेजिंग। तो इस इतिहास के अध्ययन को वास्तविक एवं रोचक बनाती है। डिमेरिट्स की बात करें तो प्रमाणिक स्रोतों की उपलब्धता कठिन हो सकती है, ठीक है, स्रोतों की व्याख्या कठिन हो सकती है, समय एवं संसाधनों की आवश्यकता होती है, और सभी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये क्या है, इसकी डिमेरिट्स। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने टीचिंग ऑफ सोशल साइंस की जो अलग अलग जो मेथड्स हैं उनकी बात की, कि मेथड्स क्या है, प्रोसीजर क्या है, मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।